आपने कहा था फर्क होता, आप देखिए थोड़ा प्लांट के सेल में एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल। अब सेल वॉल किस केमिकल चीज की बनी होती है? किसकी? प्लांट की सेल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की होगी। प्लांट की कोई भी पौधा जो है आपके, उसकी कोशिका के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, लिपिड है, उसी तरह से सेलुलोज एक सेलुलोज। अब मेरी बात सुनो, सारे पौधों में गुण क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण करें। ये भाई साहब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे, प्लांट है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। सारे पौधों के अंदर जो प्लांट सेल होता है, सेल वॉल पाई जाती है। इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की। तो दो फर्क पड़ गया पौधे, ये पौधा होते हुए भी दो फर्क आया कि नहीं आया? एक तो पौधे की गुण है नहीं, पौधा खाना नहीं बना पा रहे, तो नॉन ग्रीन होते हैं पहली बार। ये मल्टी सेलुलर होते हैं नो डाउट, यूकैरियोट होते हैं नो डाउट, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर सब है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई दूसरा शब्द लिख सकते हो, सेल वॉल किसकी बनी हुई है? समझ गए बात? तो ऐसे जो नॉन ग्रीन है और सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, उसको रख दिया। ठीक, अब देखिए प्लांटी में किसको रखा? दुनिया में जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स, देखिए यूकैरियोट, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज। बताओ, समझ आया? ये भाई सभी पौधे क्या है? देखो यूकैरियोट है, सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज की, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर पा रहे थे ना, तभी तो अलग बना दिया उन्होंने। सेल वॉल है इनके पास भी, सेल वॉल है तभी तो पौधे हुए, लेकिन इनका पौधा सेलुलोज ना होकर के समझ गए? अभी अपनी एनालिसिस करते हैं। एनिमल्स, सभी एनिमल जितने भी दिख रहे हैं हम लोग, सबको किस तरह का एनिमलिया भाई? मल्टी यू एनिमल की जो कैरेक्टर। अब देखिए, अब एनालिसिस करना है। अभी जो एनालिसिस कर लोगे अपने आप हमेशा क्लियर होता है। बाय RH व्हाइटेकर्स ने सभी जीव जगत को कितने भागों में डिवाइड किया? 5। कौन कौन? मोनरा कैसा सेल का कैसा है? प्रोटिस्टा कैसा है? फर्क क्या है? समझ गए? इसमें बैक्टीरिया मिलेगी और इसमें प्रोटोजोआ। प्लांटी में क्या है? सभी प्लांट, ऑल प्लांट है। कैसा है? यूकैरियोट प्रकाश संश्लेषण करेंगे,
सेल वॉल किसकी होगी? सेलुलोज। इसमें क्या है? फंजाई में सेल वॉल, एनिमलिया में सभी और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स की। अब मेरी एनालिसिस, अब सवाल बताओ। प्लांटी में दुनिया के सभी प्लांट को रखा गया सिवाय किसको? जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज मतलब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो जाहिर सी बात, जिसके पास नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब देखिए यही क्लियर होगा। प्लांटी में किसको रखा गया? सारे प्लांट को रखा गया सिवाय किसको? फंजाई को नहीं रखा गया ना, है ना? आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए एनालिसिस करवा रहा था। देखो बैक्टीरिया क्या है? एनिमल है कि प्लांट है? सवाल 3 बार कमीशन ने पूछा है कि बैक्टीरिया क्या है, प्लांट है कि एनिमल? मोनेरा नहीं, प्लांट तो एनिमल्स तो होगा कोई। ये प्लांट है बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग जब सुनते हैं ना बैक्टीरिया तो दिमाग में आता है उड़ के यहाँ चला गया वहां चला गया तो एनिमल ही होगा। लेकिन जब बैक्टीरिया की रिसर्च की गई तो सेल वॉल मिला इसके ऊपर, और सेल वॉल जिसके ऊपर होगा वो क्या होगा? प्लांटी में सभी प्लांट को रखा गया सिवाय किसको? फंजाई को। फंजाई और किसको? रख भी तो प्लांट। अरे भाई ये अभी आप करो क्या है? प्लांट बिल्कुल जाएगी है ही है। जी सर। सभी प्लांट को इसमें प्लांटी में रखा गया सिवाय फंजाई और एनिमेलिया में किसको रखा गया? एनिमेलिया में किसको रखा गया? मल्टी सेल्यूलर। इन सबको छोड़ के सारे एनिमल को सिवाय किसको? मोनेरा प्लांट्स। तो प्लांट को प्लांट वाला हो गया। हम एनिमल्स का पूछ रहे हैं। यूनिसेल्युलर को छोड़। तो यूनिसेल्युलर कहाँ, कौन सा एनिमल? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है केवल। देखिए एनिमेलिया में सभी को एनिमल को रख दिया गया सिवाय प्रोटिस्टा के, क्योंकि प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन क्या है? ये प्लांट नहीं एनिमल है। समझ गए बात? नहीं है। ओवरऑल प्लांट और एनिमल दो ही होते हैं। तो मैंने कहा प्लांटी में सभी दुनिया के प्लांट को रखा गया सिवाय किसको नहीं रखा गया? प्लांटी इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ इसको नहीं रखा गया और इसको नहीं रखा गया, क्योंकि फंजाई भी प्लांट है, भी प्लांट है। कुछ कैरेक्टर प्लांट के नहीं मिल रहे थे, इसलिए R.H. व्हाइट टेकर साहब ने इसका अलग वर्गीकरण कर दिया, जगत बना दिया। समझ में आ गया? एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को रखे गए सिवाय किस एनिमल को? प्रोटिस्टा। क्योंकि प्रोटिस्टा जो है, ये प्रोटोजोन जो होता है ये एनिमल होता है। समझ गए बात? यही किताब में 10वीं पन्ने से भरा हुआ है। आपको क्रक्स क्या रखना? R.H. व्हाइट टेकर्स ने 5 की क्लासिफिकेशन दी। कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। मुंडा में क्या रखा? यूनिसेल्युलर। प्रोटिस्टा में क्या रखा? यूनिसेल्युलर। फर्क क्या हुआ? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में गुणसूत्र
की संख्या कितनी होगी? एक। शेप कैसा होगा? छल्ले। बहुत सही। यूकेरियोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? एक। कैसा शेप होगा? इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया लिखी, इसका एग्जाम्पल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो भी बैक्टीरिया को प्लांट होता है, ठीक है, उसको पीपीएलओसी बोलते हैं। अब देखिए प्लांटी क्या है? सारे प्लांट को रखा गया सिवाय किसको? एनिमलिया के दुनिया के सारे एनिमल्स को रखा गया सिवाय कौन से एनिमल को? ये प्रोकैरियोट होगा, ये यूकेरियोट होगा, यूकेरियोट होगा। एक को छोड़ करके सिर्फ मोनरा के जीवों को छोड़ करके दुनिया के सारे जीव जो हैं यूकेरियोट हैं। सवाल एक बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया प्लांट है कि एनिमल, ये पूछा है प्लांट। अब क्लियर हो गए? अगर पूछा गया एक बार बैक्टीरिया की संख्या कैसी होती, कितनी होती है? मुंडा नंबर 1। शेप कैसा होगा? बाकी सब कुछ ही ये पूरे जीव जग, पूरे जीवों का वर्गीकरण हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो गया? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया किसने दिया? कब दिया? मोनरा कैसा है? यूनिक बाय मल्टी। कैसा है? प्रोकैरियोट, यूकेरियोट, मेसोकैरियोट, प्रोकैरियोट। नंबर ऑफ गुणसूत्र बैक्टीरिया में कितने होंगे? कैसा शेप होगा? प्लांटी में किस प्लांट को नहीं रखा गया? केवल एनिमलिया सारे एनिमल को रखा, किसको नहीं रखा गया? अब नहीं भूलेगा? अगला चल इसीलिए बेहतरीन तैयारी कस के करिए। कंक्रीट एनालिसिस और कंक्रीट साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी पढ़ेंगे, तब रटा रहेगा, कॉन्सेप्ट बना रहेगा। अब कॉन्सेप्ट वाला मुस्कुरा के जाएंगे, देके चले आएंगे। और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो आपका साथी है वो बड़ा कंसेप्चुअल पढ़ रहा है। केवल 4 लोगों में कंपटीशन है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है? नहीं तो कोई समस्या होगी, वही चीज है। कहावत नहीं है कि मैंने भी चांद और सितारों की तमन्ना की थी, लेकिन मुझको रातों के अंधेरों के सिवा कुछ न मिला। चांद और सितारा पाने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, वरना वही रातों के अंधेरे मिलेंगे। फिर चलो अगला चैप्टर। बताओ, कोशिका विज्ञान, ठीक है? कोशिका विज्ञान। कुछ आप लोगों को हम हट के पढ़ाते हैं कोशिका। हाँ? अब सोचो कैसे हट के पढ़ाएंगे, कौन से वहां तो मार देंगे कोशिका में।
अब भी देखो कैसे, ठीक है। पहली बात, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। बिल्कुल। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, ठीक है। अभी जो बात हुई थी, पूछा जाए सेल क्या है तो क्या है? सेल क्या है? बताओ सेल क्या है? जिससे हमारी बॉडी, चलो ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी क्या करता है हमारी बॉडी में, बताओ। जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूल इकाई, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका। देखिए, दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग ऐसे नॉर्मली पढ़े, लेकिन हम लोग कुछ समझेंगे, एनालिसिस करेंगे तो और फिर आपको नहीं भूलेगा, और फिर वो चीज आपको लिखने में काम आएगा। कहते हैं कोशिका जीवन की और structural and functional unit. कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। अब इकाई अगर संरचनात्मक है तो प्रूफ करो, और क्रियात्मक अगर इकाई है तो उसको प्रूव करो। सर, सेल से मिलकर ऊतक बनते हैं। हाँ सही है। तो वो देखो, संरचनात्मक का मतलब कि जैसे ये हमारा बिल्डिंग है, ये जिस बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे ईंटों से हुआ है, तभी तो इस संरचना बनी। उसी प्रकार का हमारा जो शरीर है एक पूरी संरचना है, और इस संरचना का जो निर्माण हुआ है ईंटों की तरह से हमारे सेल से मिलकर बना हुआ, इसीलिए ये संरचना की इकाई। अब आपसे कहा जाए कि इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। तो आप इसको प्रूव करिए, फंक्शनल यूनिट है तो कैसे करो? सर कोशिका में ही जो है मतलब कि आपका जो है श्वसन के माध्यम से जो मतलब कि ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा जो होता है कार्य करने के लिए। हाँ सही है भाई, उन्होंने अच्छी कोशिश की। देखो देखो, एक जीवधारी होता है, जीवधारी जो है अगर जीव है तो वो खाना तो खाएगा, जीवधारी खाना खाएगा। तो जो जीवधारी काम कर रहा है, क्या वो काम कोशिका कर रही है? अगर एक जीव खाना खा रहा है तो क्या कोशिका खाना खा रही है? कोशिका का वृद्धि और विकास होता है। कैसे खा रही है? दौड़ खा रही है? श्वसन के माध्यम से। देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जा रहा है सेल के अंदर ही तो जा रहा है।
तो हम खाना खा रहे हैं, तो कोशिका भी खाना खा रहा है, भोजन के तत्व के रूप में खा रहा है। अगर जीवधारी है तो सांस तो लेगा ना। तो अगर जीवधारी सांस ले रहा है तो कोशिका क्या सांस लेगी? कोशिका कैसे लेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करती है ना, तो देखिए, असली श्वसन कोशिका के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि श्वसन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, श्वसन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ऊर्जा का रिलीज करना। भाई श्वसन जो हम ले रहे हैं, इस दुनिया भर के पेड़ पौधे, उसका मेन मकसद है ऊर्जा लेना। क्योंकि जब कोई चीज बर्न होगी, जलेगी, तभी तो ऊर्जा मिलेगी। और जलाता कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ जाकर जो खाना खाया आपने, लड्डू, पेड़ा, किसमिस जब खाए हो, तो ये गया। अब उससे ऊर्जा तो निकलेगा। ऊर्जा कौन निकालेगा? जब ऑक्सीजन जाकर के उसको बर्न करेगी तभी तो मिलेगा। अब देखो, इसने इस पे ऑक्सीडाइज किया, CO2 वाटर प्लस ऊर्जा। यही ऊर्जा ही तो आपकी चाहत है। और ये कहां से आई है? यहां से टूट कर आई। और जो टूट जाते हैं वह भुला दिए जाते हैं। इसके रूप में इसमें टूटना नहीं है। लड़ाई इसमें विल पावर की होगी। जिसके पास विल पावर जितनी मजबूत होगा, वो अपने जीवन के संघर्ष में खड़ा रहेगा। एक जो समाज की हायरार्की है, अलग अलग पोस्टों की, अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग पोस्ट है, वो जो हायरार्की बनी है किस बेस पे? हाथ पर 4, 6, 10 होने से थोड़ी कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या कोई और जो पोस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जो मेहनत से आ जा रही है, वो इसी थोड़ी मिली है। विल पावर, जिसका दिमाग, विल पावर जितनी मजबूत होगी, आप डीएम से थोड़ी बनोगे। आपको एक क्या है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हमें जज्बात के अंदर, जब जज्बा इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, उस भाव में भी हमें अपनी इंटेलिजेंस को लगाना है। कि कोई दर्दनाक मंजर हो जाए, उनको कोई खतरनाक देख के दिए हो, अपने रोने से। आपके अंदर दिल है, आप सबके अंदर धड़कता हुआ सीने में दिल है, लेकिन उस सीने के अंदर जो दिल है, उस दिल को दिमाग में इस्तेमाल कर देखो। तुम ही को संभालना है, तुम ही रोग क्रैश हो जाओगे तो क्या है? यानी इमोशन में भी इंटेलिजेंस को लगाना है। और चूंकि मानव हूं मैं, हम मनुष्य के साथ इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंट के में भी हमें थोड़ा भावना भी रखनी है। तभी तो मनुष्य और पशु में फर्क होता है। यानी इमोशन में इंटेलिजेंट लगाना और इंटेलिजेंस में भी इमोशंस को लगाना। तभी तो मानव सेवा तो कैसे करोगे? कोई भी व्यक्ति मानव सेवा तभी कर सकता है जब उसके मानव मूल्य होंगे, तभी तो कर सकता है। तो अब देखो, ये एक जीव ने रिस्पिरेशन किया, तो कोशिका ने क्या रिस्पिरेशन किया? तो जब कोशिका ने किया तो फंक्शनल यूनिट हुई कि नहीं हुई? एक जीव ने खाना खाया और कोशिका ने खाया तो फंक्शनल यूनिट हुई कि नहीं हुई? एक जीव जो खाना खाता है, क्या सारा खाद्य पदार्थ उसकी बॉडी बन जाती है? उसका जो वेस्ट एलिमेंट है उसको शरीर से बाहर निकालता है, तो उसी को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तो हर जीव करता है। तो उत्सर्जन अगर जीव करता है
तो क्या कोशिका भी करती है? जी सर। Yes. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो सामने दिख रहा है, CO2 पानी ज्यादा हो जाएगा, इसको बाहर निकालेगा। जी सर। तो अगर एक जीव उत्सर्जन कर रहा है और वही उत्सर्जन एक कोशिका कर रही है, तो फंक्शनल यूनिट हुई कि नहीं? एक जीव अपने जैसे संतानों को पैदा करता है। इस दुनिया में जीव का दो ऑब्जेक्टिव है, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। दो फंक्शन होता है। देखिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इस दुनिया में कोई भी जीव जो होता है उसके दो मेन फंक्शन होते हैं, सक्सेसफुल फीडिंग और दूसरा सक्सेसफुल ब्रीडिंग। देखो इस दुनिया में अगर कोई जीव आया है तो सफलतापूर्वक अपने पूरे जीवन काल को किस तरह से क्वालिटी लाइफ जिए, वही तो कंपटीशन, यही वजह से तो कंपटीशन है था। भाई आप बताइए, ये सारा वर्क क्या है? एक बेहतर तरीके से अपने जीवन को पूरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए, फीडिंग के लिए तो कंपटीशन से बवाला चल रहा है। मैं शिक्षक को पढ़ा रहा हूं, मेन ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल फीडिंग। फीडिंग में चूंकि मनुष्य है, पेट के साथ उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी डेवलप करने की है, तो वो भी फीडिंग में आ जाएगा। आप पढ़ रहे हो इसलिए कल आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, वो काम कर रहे हैं, सब टोटल सक्सेसफुल की ही तो बात है। कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं खत्म हो गया, अब क्या करें? नौकरी चली, अब क्या करेंगे? सारा मसला उस नौकरी के पीछे क्या है। और जो भी दुनिया में जीव आया है, इस पृथ्वी के धरातल से निकलने से पहले, जाने से पहले अपने जैसे संतान को हर जीव पैदा कर दिया। अगर नहीं करेगा तो प्रजाति विलुप्त होगी ना। तो अब देखिए दो रियल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ दो ही चीज, और ये और उसके पीछे अब देखिए, एक जीव ब्रीडिंग करता है, अपने जैसे संतानों को पैदा करता है, तो क्या कोशिका भी ब्रीडिंग कर रही है? सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सेल डिवीजन जो हो रहा है तो क्या फंक्शनल यूनिट हुई कि नहीं? अब समझ में आया कि इन दो शब्दों में क्या क्या छुपा है। संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई एक बड़ा शब्द है। आप एक एक क्रिया को जो जीव करता है वो क्रिया ऑटोमेटिकली किसी कोशिका के अंदर हो रही है, इसीलिए वो क्रियात्मक इकाई हो रही है। समझ के बाद अब लिखिए कुछ फैक्ट और लिखिए, उसके बाद आते हैं फिर टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। लिखिए क्या लिखा आपने? लिख लीजिए शब्द कोशिका को सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने दिया। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट देखो 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। लिखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। लिख लीजिए रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, खोज की थी। लिख लीजिए सबसे सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोज
लेवेनहॉक लिख लीजिए। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज लेवेनहॉक ने। ठीक, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ इसी को बोलते हैं, जो बताया था वो क्या कह रहा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और इसी को पीपीएलओ भी बोलते हैं भैया। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी का मतलब इंग्लिश में लार्जेस्ट है भैया जी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये सबसे ज्यादा शर्मीले होते हैं। ये पॉलीगैमस, पॉलीगैमस का मतलब जब एक मेल कई फीमेल के साथ रहता है तो उसको पॉलीगैमस कहते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब जब एक फीमेल कई मेल के साथ रहती तो पॉलीएंड्री, और पॉलीगैमस का मतलब जब एक मेल कई फीमेल के साथ रहते हैं। ये पॉलीगैमस हैं लेकिन शर्मीले होते हैं। इसीलिए कहते नहीं है क्या शुतुरमुर्ग की गर्दन की तरह सर अंदर डाल लेते हो। एक कहावत चली आई है ना। मसला क्या होता है, जब भी शुतुरमुर्ग जो होता है कोई चीज देखता है तो वो जब शर्माता है तो गर्दन को अपने बालू में डाल लेता है। तो वो सोचता अपना नहीं देखता, सोचता पूरी दुनिया नहीं देख रही। ये चीज है, इसीलिए मुहावरा तो दिया जाता है। आगे देखिए, लार्जेस्ट सेल शुतुरमुर्ग का अंडा और लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है। जैसे देखो सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है, ऊपर वाले की पीछे वाली? बड़ी तो ऊपर वाली है, इतना वैल्यू ज्यादा नहीं है। और लंबी ऐसे अगर कर लिया जाए तो ये बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? मस्तिष्क की कोशिका है। मस्तिष्क की कोशिका ये नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है। नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? नर्वस सिस्टम में केवल मस्तिष्क नहीं आएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड। और उससे भी जो निकले हुए स्पाइनल कॉर्ड से जो देखिए, नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है। सीएनएस हम लिखवा चुके हैं, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस में क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? 2, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या बताया था? क्रेनियल नर्व्स बताया। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स बताया।
सब लिखवा चुके हैं बात, उससे इन्वायरमेंट पढ़ाते, लेकिन साइड में हमने बता दिया था कौन से कि वो कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहेगा। देखिए, तो नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन से मैसेज पैरों को कौन ले जाता है, आपके पैरों से ब्रेन को मैसेज कौन ले जाता है? यही न्यूरॉन्स होते हैं, ये छोटे छोटे महीन धागे होते हैं, यही जो है मैसेज ले जाते हैं, और यही सबसे लंबे होते हैं। समझ गए बात? आगे आओ, लिख लीजिए। कोशिकाएं दो प्रकार की कर लीजिए, दो प्रकार करके फिर उसको अपना से डिवीजन करते हैं। प्रो कैरियाट और यूकैरियाट, प्रोकैरियाट यूकैरियाट, ठीक है? ठीक। दुनिया में जब सबसे पहली जो मोबाइल आई थी वो ज्यादा एडवांस थी कि आज जो एप्पल वगैरह वो ज्यादा एडवांस है? आज जो यानी बहुत एडवांस हो गए उससे ना। तो दुनिया में जो पहला सेल आया वही प्रोकैरियोट, जो बाद में एडवांस हुआ बढ़िया से। यू का मतलब हमेशा जहां पे आगे क्या बताऊंगा? ट्रू। प्रो का मतलब पहला, शुरू में। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रोकैरियोट से लिखिए, ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। प्रोकैरियोट लिखिए, ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। यूकैरियोट ये पूर्ण विकसित होती है। ये दूसरा, प्रोकैरियोट सामान्यतः छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू -6 मीटर। प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। और साइज हमने लिखा है 1 माइक्रोन, मैंने बता दिया। इसको भी कहो समझा दे। -6 क्या होता है? देखो नहीं समझ पा रहे, 1 है, 6 जीरो अगर बढ़ा दे, जैसे 6 पॉजिटिव होता तो 6 जीरो होता 6 जीरो हो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी अगर कहा जाए 10 की पावर 6 मीटर है तो कितना मीटर हो गया? 10 लाख मीटर हो गया ना। एक तो बात हुई। जब निगेटिव में लिखी जाती है निगेटिव, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर में 10 लाख टुकड़े कर दिए जाएं तो जो साइज होता है वही 1 माइक्रोन का। समझे? अगर 10 की पावर पॉजिटिव में है, अगर मीटर है तो उस पावर पे उतना जीरो जोड़ करके मीटर जोड़ दो। अगर निगेटिव में माइनस है तो 1 मीटर में जितना जीरो आता है उसी को उतने टुकड़े। नहीं आई? नहीं आई? मैं ये कह रहा था, जैसे कहते हैं 10 की पावर 6 मीटर ये तो होते हैं, तो 1 लिया, कै जीरो बढ़ा दिया, 6 बढ़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हुआ।
यही तो हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 10 लाख मीटर, अगर कहा जाए 10⁻⁶ मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर ले जाए और 10 लाख टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो जो एक टुकड़ा होगा उस वही 10⁻⁶ मीटर है। अब समझ आए? अब दिमाग चकन्ना रहे ना, पीछ पूछ लिया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती है, साइज छोटा होता है और इसकी साइज 1 से 10 माइक्रोन होती है। इसमें जो पूर्ण विकसित होता है सामान्यता इसका साइज बड़ा होता है और 5 से 50 माइक्रोन होता है। 5 से 50 माइक्रोन होता है, ठीक है। तीसरा इसमें न्यूक्लियस प्रोमेन एब्सेंट होता है और यूकेरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट होगा उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा और इसमें पाया जाए। पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट और नेगेटिव वाला एब्सेंट। समझ गए बात? चौथा लिखो पॉइंट्स। अभी हमने बताया आपको मोनोरा में क्या बताया था? गुणसूत्र सदैव प्रोकैरियोट में कितने होंगे? एक गुणसूत्र क्रोमोसोम सिंगल होगा। शेप कैसा होगा? सर्कुलर, यानी छल्ले। यूकैरियोट में गुणसूत्र क्या होगा? सदैव 1 से अधिक ज्यादा। और कैसा शेप होगा? धागे लिख लो। ठीक है। समझ गए बात? अब लिख लीजिए जंतु और पादप कोशिका में अंतर। पहले कोशिका का बेसिक को लिखवा दो, फिर उसको बताते हैं। जंतु और पादप कोशिका में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में एनिमल भी होते हैं ना और प्लांट भी होते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट की कोशिका में कुछ फर्क है ना। जो फर्क है वो लिखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल। यही से खूब सवाल आता है, ठीक है। पहला लिखो पादप कोशिका बड़ी होती है और एनिमल कोशिका छोटी होती है। प्लांट में लिख लीजिए कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है?
सेलुलोज और काइटिन भी तो है। काइटिन किसमें पाई जा रही थी? ठीक। क्वेश्चन देखिए, बताओ, बहुत फेवरेट सवाल है, कमीशन का ही पूछा। Which found the following molecules, biomolecule, biomolecule जो molecule जो अणु, which one of the following biomolecule is found maximum on this earth? कौन सा जो अणु मैक्सिमम पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड और सेलुलोज और काइटिन। बहुत बार सवाल पूछा। काइटिन पाया जाएगा। एक आदमी कह रहे हैं काइटिन, एक कह रहे हैं सेलुलोज, और ये सब प्रोटीन जितना हम लोग करते हैं जो सब प्रोटीन है प्रोटीन, उसका क्या होगा? क्योंकि सर आपने बताया था एल्गी जो होता है, पूरा जितने प्लांट है जितने दिख रहे हैं उसमें सर वो क्या नाम है? प्रोटीन है। उसके बाद जो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा चूंटी चूटा मकड़ सब तो उसी प्रोटीन के हैं, उसका क्या होगा? काइटिन होगा सर। मैंने कहा कौन सा जो अणु इस पृथ्वी पे सबसे मैक्सिमम पाया जाता है? बताओ। हाँ? फोर्थ वाला कितने लोग जाएंगे? हाँ? जो पहले ऐसे कर ले रहे थे तो मेरे बता कौन कौन जाएगा काइटिन पे? एक बार एक है, आप लोग कितने लोग? नहीं जाएंगे, जाओ। सेलुलोज में कितने लोग जाएंगे? एक आदमी, दो आदमी, 3 4 5 6 लोग। प्रोटीन में कितने जाएंगे? सब लोग का है। प्लांट आप लोग, आपके पास सलवार है ही नहीं, तो सलवार नहीं तो उसको वहां पे तो सेलुलोज काइटिन तो है ही नहीं सब। तो प्रोटीन कितने लोग जाओगे? तो हिल नहीं रहे सबसे ज्यादा सेलुलोज। कैसे सर लेंगे? सेलुलोज एक्चुअली क्या है? जितने प्लांट्स हैं आप देखो जंगल भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे जीव जहाँ पे नहीं है, आप देखो सब प्लांट ही तो है। आप देखिए, और जो प्लांट का सेल है वो सेल, प्लांट अगर प्लांट है तो सेल होगा, और सेल होगा तो सेलुलोज होगा। इसीलिए सबसे मैक्सिमम जो है वो सेलुलोज है। ये बहुत बार सवाल कमीशन का फेवरेट सवाल। प्लांट फंजाई है, फंजाई की तादाद भाई इवर ग्रीन फॉरेस्ट है पूरी, जहाँ पे आप देखो हर जगह प्लांट मौजूद है, घास है, हर चीज है। और जहाँ प्लांट है तो प्लांट का किससे बना होगा? सेल के बना होगा, और सेल किससे बना होता है? सेलवाल का, इसलिए सेलुलोज। ठीक है, तो सेलवाल पाई जाती, इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती। अगला डिफरेंस ले लीजिए। पौधों में लवक पाया जाता है। लवक क्या होता है? प्लास्टिड। और प्लास्टिड में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तो होता है। पादप में लवक पाया जाता है, एनिमल में पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा।
एनिमल्स में लवक नहीं पाए। एक पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल ही तो लवक है, और क्या क्या हम लोगों के पास है? अब काश अगर लवक होता हम लोगों के पास, तो दुनिया की जितनी भी संघर्ष हो रहा है सब किसके लिए हो रहा है? टेंशन ही खत्म, पढ़ाई लिखाई IAS बच्चा, सारा संघर्ष इसी का है। हम नेचुरली बना ले रहे हैं, बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक बना लेंगे। अगर मान लिया जीव बना लेता तो सारा संघर्ष होता। पेड़ में कभी लड़ाई देखा? कुछ नहीं, अपना तुम अपना बस रहो अपने मन में। टोटल संघर्ष किस चीज से जीवों के अंदर है? कुत्ता देखो तो लड़ गए, किसके लिए? कुछ मिला नहीं, आपस में लड़ भाई। देखो तो नॉर्मल किससे लड़ते हैं? जंगल में गया शेर किससे लड़ेगा? किसके लिए? शिकार। टोटल किसी का। तो आपको क्या मालूम हुआ सेल वॉल जो प्लांट सेल के बारे में? और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, 500 पॉइंट लिख लीजिए। प्लांट में सेंट्रोसोम तारक काय अब्सेंट होता है। तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय प्लांट में तारक काय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और एनिमल में तारक काय पाया जाता है। जब सेल की डिवीजन होती है तो यही तारक काय क्या बनाएंगे? ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और इसी स्पिंडल फाइबर में गुणसूत्र ऐसे लटक जाते हैं, और ये आधा टूटकर पिता का आधा दूसरा उससे बनाया, ये दूसरा। समझ रहे बात? यही तारक काय ना होते तो नहीं बनता। ठीक है, तो प्लांट से पाए जाते नहीं पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं। अब आइए, अब लिख लीजिए ओवरऑल प्लांट्स सेल एनिमल सेल में डिफरेंस मालूम हो गया। पहला डिफरेंस क्या है? वातक कोशिका और एनिमल दूसरा कोशिका भित्ति पाइस में, तीसरा उसमें तीसरा था प्लास्टिक, उसमें नहीं पाया जाता। अगला सेंट्रोसोम नहीं पाया था, सेंट्रोसोम पाया था। ठीक हो, सब क्लियर हो गया। अब डिवीजन करते हैं। पहले लिख लीजिए, अब उसके बाद चार्ट को लिखिए, लिख लीजिए, बताते हैं। इसको बनाइए फटाफट।
अभी हिंदी में लिखा देते हैं। ठीक, देखो मेरी बात, पहले लिखो बताया, हिंदी में लिखवा दें, पहले लिख लीजिए कोशिका भित्ति, लिख लीजिए इसको, जीवद्रव्य लिख लीजिए साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म को यही डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। यहाँ बना लो प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक न्यूक्लियस, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, प्रोटोप्लाज्म को ही दो पार्ट में कर दीजिए, एक साइटोप्लाज्म कर दीजिए और न्यूक्लियस कर दीजिए, और साइटोप्लाज्म में ये पार्ट कर दीजिए। प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं जीवद्रव्य, और साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस को केंद्रक, ठीक है। ये लिख लिया। अब थोड़ा सा पहले समझते हैं क्या मसला है। आ जाएगा सब। और ये न्यूक्लियस, इसमें हमने जो डिवाइड किया वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, ये रूम है, इस रूम में बहुत सारे जीवधारी हैं हम लोग, जैसे दो लोग हो, एक हम एक आप लोग, ठीक है। और वो फंक्शनली एक्टिव है कि नहीं है भाई, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं कि ऐसा हो किया जाए, ऐसा किया जाए, कुछ अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम फंक्शनली एक्टिव है कि नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, खड़े होकर के चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चीजें फंक्शनली एक्टिव। आप लोग फंक्शनली एक्टिव हो ना, क्योंकि दिल दिमाग लगाकर बैठे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो कान से और लिख भी रहे हो, इसका मतलब एक्टिव हो तभी तो लिख रहे हो। और हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक चीज है। अच्छा, आप सोचिए एक दिन लगातार काम होता रहे इस तरह से, तो क्या हमारी एक्टिविटी ऐसे रहेगी? अच्छा, एक्टिव कब रहेगी? जब बेहतरीन रोटी भी हो, सब्जी भी हो, पकौड़ी भी हो, चाय भी हो, ये भी चीज मौजूद रहेगी, खाद्य पदार्थ मौजूद होगा, केला रहे, सेब रहे, संतरा, तो ये भी तो ऑर्गेनिक चीज है। लेकिन वो क्या फंक्शनली एक्टिव थोड़ी हो, दौड़ दौड़ थोड़ी जा रहा है किसी के पास, नहीं जा रहा ना। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमने दो पार्ट डिवाइड किया, एक मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट, क्योंकि ये कोशिका है ना,
और कोशिका जो है, जैसे आपने देखा, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री भी मौजूद है और पावर हाउस भी मौजूद है, गोल्जी बॉडीज भी मौजूद है, बहुत सारे छोटे छोटे अंग मौजूद हैं। वो सारे छोटे छोटे अंग जो होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब वो कर रहे हैं तभी तो वो फंक्शनली एक्टिव हुए, मेटाबॉलिकली एक्टिव हुए। और मैं ये कह रहा हूं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कौन रहेंगे? जो खुद काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक्टिव रहने के लिए मदद कर रहे हैं। समझ गए बात? इसमें भी हमने 3 डिवीजन किया। कौन 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 सा? स्टोर पार्ट, स्टोर पार्ट में क्या होगा? देखो, इस सेल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, लिपिड्स होगी। जब यही स्टोर पार्ट ही तो उसको मदद करेंगे तो स्टोर पार्ट ये हो जाएगा। ग्लूकोज है और क्या? लिपिड्स है, प्रोटीन्स है। दूसरा क्या होता है? सेक्रेटरी पार्ट। सेक्रेटरी पार्ट्स में क्या? जैसे आपने देखा कि हमारे सेल के अंदर एंजाइम भी तो निकलते रहते हैं, हमारे कोशिका के अंदर बहुत सारी रिएक्शन भी तो होती रहती है। उस हर रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। देखिए, हर रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम। तो उसी सेल के अंदर एंजाइम निकल रहा है तभी तो वो रिएक्शन तेज, हल्की और तेज हो रही है। तो सेक्रेटरी पार्ट हो गया, एक्सक्रीटरी पार्ट हो गया। एक एक्सक्रीटरी होती है, एक्सक्रीटरी का मतलब उत्सर्जन पदार्थ। अच्छा देखिए, हमारे कोशिका एक पूरी मिनी फैक्ट्री है और पूरा एक मिनी जीव है। एक मिनी जीव है ना? तो जब जीव है, मिनी फैक्ट्री है, तो हर जीव उत्सर्जन करता है कि नहीं करता? तो हमारी कोशिका के अंदर उत्सर्जन भी तो होगा। अब देखिए, 2 चीज है। जो लिविंग से एनिमल्स के सेल्स होते हैं, एनिमल्स के सेल्स में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको बाहर सेल से निकाल करके जीव फाइनली अपने शरीर के से बाहर निकाल देता है। भाई पसीना जो निकल रहा है हमारे सेल से तो डायरेक्टली आ रहा है, तो निकाल देता है। और ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका के अंदर उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से निकालने के लिए कोई भी अंग नहीं होता है। पादप कोशिका के अंदर उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई अंग नहीं। ये उत्सर्जी पदार्थ जो बनते हैं उसी सेल के अंदर ही जमा हो जाते हैं, और जो जमा हो जाते हैं यही जो पदार्थ होते हैं यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। यही हमारे दवाइयाँ जो बनती हैं, पादपों जितने पादप से जो दवाइयाँ बनती हैं, कहते हैं हर्ब से बनी है, यही इस पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसीलिए जो जितना ही कड़वा होता है कहते हैं उतनी अच्छी मेडिसिन बनेगी, क्योंकि उत्सर्जी चीज़ें जो होती हैं वो कड़वी हैं। तो आप चलिए, हम लोग कहते हैं कि उस पौधे की गांठ ये करता है, उस पौधे की पत्ती करती है। एक्चुअली जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल रही है, जो हमें दवाई की जो उसके अंश मिल रहे हैं पौधों से, वो टोटल पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब मत खाना ये सब जड़ी बूटी मामला, यही अब जो कहते नहीं कि जो जितना नीम है कड़वा खून है, जितने कड़वा, तो वही कहते नहीं गांठ उसके छाल से बना है,
कोशिकाओं के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से निकालने वाली स्वेट ग्रंथि नहीं होती है। वही जो जो एक्सक्रीटरी पदार्थ कोई कोशिका के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब समझेगा, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक दवाई खाओ और बहुत फायदा भी करता है। भाई जितनी जड़ी, देखिए कोई भी दवाई है उसकी जो ओरिजिन है या तो एनिमल के शरीर का है या तो पौधे के शरीर का है। कोई भी चीज दवा बनती है, जैसे इसको बस थोड़ा सा मॉडर्न वे बना देते, बस और क्या है, वही तो है। आप समझ गए? तो पहली बात तो एक स्क्रिप्टरी बना, इसमें लिख लीजिए मेटाबॉलिकली एक्टिव में लिख लीजिए उपापचय के सक्रिय कोशिका। कैसे? इसमें लिखिए, इसको लिखिए उपापचय के सक्रिय कोशिका। सक्रिय कोशिका में लिखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरा गोल्जी बॉडीज। कैसे दूसरा? गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम होते हैं, अंग के नाम है इसके अंदर। लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, लवक, राइबोसोम, राइबोसोम, अब तक तो आपने यही पढ़ा ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, यही साइटोलॉजी पढ़ा। तो ये जो अंग होते हैं, देखिए कोशिका जो होती है, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे जो अंग, ईआर, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे अंग अलग अलग एक्टिवली काम करते हैं। तो आपने लिख लिया ये स्टोर पार्ट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव में लिख लीजिए, बस क्लासिफाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ ऐसा करते हैं कल से कि जिसे 2 घंटा एक शिफ्ट पढ़ा देते हैं और थोड़ा गैप करके 10-15 मिनट लीजिए, उसके बाद 2 घंटा एक पढ़ा देते हैं। इससे आप लोग थकोगे नहीं, सब लोग हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से बना लोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, उससे आदमी थक जाता है ना थोड़ा। अच्छा, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट। तो इसमें पहला क्या है? संचित पदार्थ। पहला लिखिए संचित पदार्थ ए। संचित पदार्थ में पहला कार्बोहाइड्रेट्स लिख लीजिए। खाना नहीं लाते हो आप लोग? टिफिन नहीं लाते हो? ले आए आप लोग भी नहीं लाते। इन लोगों के चक्कर ना पड़ो कि सोच रहे कि नहीं लाए तो हम काहे लाए। अरे भूख लगी है ना, जो है नहीं, मतलब अगर नहीं हो तो कल लिया, दोपहर में भी बात है, दोपहर क्लास में। लेकिन संचित पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट, ऑयल, लिपिड्स भी आते हैं। हाँ वही ऑयल, वही फैट लिपिड्स है, ऑयल, प्रोटीन, अब इसमें लिखिए सिक्रेटरी। इसी के अंदर सिक्रेटरी में स्रावी पदार्थ भी आते हैं, जैसे एंजाइम,
रंग देने वाले पदार्थ, रंग, अरे भाई जैसे आम आपने पिया, जूस पिया तो पीला है ना, तो कोई तो चीज रंग दिया है। यस। फूल है, फूल जो होता है कहीं लाल होता है, पीला होता है, नीला, उस पीले नीले को रंग देने वाला कोई साबित हुआ उसके तभी तो हुआ। प्लास्टिक नहीं देता है। तो प्लास्टिक जो वही अंग है उसी के अंदर तो पैदा हुआ श्रावित पदार्थ, ये तो मैं कह रहा हूं। अब देखिए इसमें लिखिए मकरंद, मकरंद का मतलब खुशबू जिसे होता है, हर चीज के अंदर कोई ना कोई खुशबू होती है। पत्ती को ही अगर रगड़ो तो उसके अंदर अलग फ्लेवर आएगा। आम का फ्लेवर इस तरह से है, नारियल का इस तरह से है, अनार का इस तरह से है, केले का अलग है, सेब में अलग है। ये जो खुशबू है ये भी तो श्रावित हो रहा है, तभी तो भाई इसी के अंदर तो हो रहा है। मकरंद कहते हैं सबसे। हाँ मकरंद, मकरंद उसमें लिख लिए एक्सक्रीशन लिख लीजिए उस सब्जी पदार्थ में। गोद, रेजिन, टैनिन, क्या टैनिन? टेनिन, कार्बनिक अम्ल, गोंद, रेजिन, टैनिन, कार्बनिक अम्ल, ठीक है, ये चीज है। खनिज, सुगंधित तेल, जो तेल वोल होता है सब एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है, ठीक। तो ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है। देखो कोशिका, कोशिका को कितने पार्ट में बांटा गया? प्रोटोप्लास्ट को दो पार्ट में तोड़ा गया, साइटोप्लास्ट को दो पार्ट में तोड़ा गया, जो फंक्शन को डायरेक्टली एक्टिवली करता है। जैसे प्रोटीन को कौन बनाएगा? प्रोटीन को सेल के अंदर कौन बनाता है? बनाता है। अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन यूनिट होती है, लेकिन एंडोरेटिकुलम जोड़ करते कौन बनाएगा? जोड़ एंडोरेटिकुलम जो राइबोसोम बनाता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको क्या करना है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर सेल का कौन होता है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कौन होता है? ये सारे किचन ऑफ द सेल कौन होता है? ये सारी चीजें, ये इसका मतलब है इनके साथ कोई फंक्शन तो जोड़ा जा रहा है ना, तो इसका मतलब है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है तभी तो कर रहे हैं, और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टोर है, कुछ सिक्रेटरी है, कुछ एक्सक्रीटरी है, लेकिन ये इनका भी रोल होता है। जैसे आपने बताया स्टोर है ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, अगर ये ना होते तो ये एक्टिव, इनकी एक्टिवनेस तुरंत ही खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने बताया इस क्लास में सब लोग एक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पानी ना मिले, आपको क्या नाम खाना ना मिले, तो क्या एक्टिव रह पाओगे? तो यही तरीके से अगरचे खाना अगर रखा है तो वैसे ही पड़ा है, खाना दौड़ेगा नहीं कि भैया हम जा रहे हैं। मेटाबॉलिकली का मतलब सर भोजन को तोड़ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म उपापचय को एक्टिव करने वाले, एक्टिवली काम करते हैं वो बहुत सारे सिक्रेशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब है कोशिका कई चीजों की फैक्ट्री है तो उसके अंदर उत्सर्जित चीज बनेगी। किसी भी फैक्ट्री के अंदर सारी चीज प्रोडक्ट तो नहीं बन जाती, उससे कुछ ना कुछ चीजें एक्सक्रीटरी निकलती रहती है। वो जो एक्सक्रीटरी चीज होती है वही
पादप सेल के एनिमल सेल के अंदर से तो बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि एनिमल्स को एक्सक्रीटरी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए अंग होता है, लेकिन पौधों के अंदर कोई अंग नहीं होता है बाहर निकालने के लिए। वो उसी कोशिका के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, और वही डिपॉजिट जो होती है वही लेटेक्स है, वही गोंद है, वही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। गोंद खाते हो क्या चीज़ रहता है? गोंद बहुत बढ़िया आपको ड्राई फ्रूट के साथ आता है। बहुत की मिठाई जो जितना ही एक्सक्रीटरी पदार्थ गंदगी प्लांट के अंदर निकलेगा उतनी ही अच्छी प्रॉपर्टीज वो मेडिसिन की होगी, वो उतना ही कड़वा होता है। इसलिए दवा सदैव कड़वी। सुगंधित पदार्थ जो निकलता है, सुगंधित पदार्थ, हाँ सुगंधित पदार्थ भी निकलता है उसमें, जो चीज़ जो है फ्लेवर जो है। तो वही मैंने कहा एमाइड्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन एमाइड्स होती है। एमाइड्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाने से ज़्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है। तो रहने दें आप, बताइए गणेश सर क्या हो गया ना, ठीक है।